कहीं न कहीं एक डर बैठ गया है। और पिता, वो कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी खामोशी चीख चीख कर बताने लगी है कि उनका भरोसा अब चुपचाप टूटने लगा है। ये कहानी सिर्फ एक माँ बाप की नहीं, बल्कि हर उस घर की है जहां वक्त बदलता है और रिश्ते पराये हो जाते हैं। उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, नींदें, सपने, उम्र, यहां तक कि खुद की ख्वाहिशें भी, सिर्फ इसलिए ताकि उनके बच्चे कभी अधूरे न रह जाएं। पर जिस बेटे की कामयाबी पर कभी सीना चौड़ा होता था, जब उसी की आवाज में तलखी और उसके दरवाजे पर परायापन मिला, तो एक मां की ममता कांप उठी और एक पिता के भीतर सवालों का तूफान आ गया। क्या यही अंत है हर कुर्बानी का? क्या वक्त के साथ रिश्तों की परिभाषा भी बदल जाती है? इस कहानी में आगे जो होने वाला है वो आपके दिल को झकझोर देगा, क्योंकि ये कहानी एक परिवार की नहीं, बल्कि हम सबके समाज की कड़वी हकीकत है। तो पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो पर लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी बाय बीके को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपका आशीर्वाद मिलता रहे और हमारा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश के एक शांत लेकिन भावनाओं से भरे कस्बे शिवपुर की ये सच्ची कहानी है, जहां शाम की ढलती धूप के साथ एक बूढ़ी मां सरोजा देवी जी अपने छोटे से आंगन में रसोई समेट रही थी। हाथों में थकावट थी, लेकिन चेहरे पर एक मीठी मुस्कान, क्योंकि आज उन्होंने अपने पति गोविंद प्रसाद जी से एक बात कही थी जो उनके दिल में कई दिनों से ठहरी हुई थी। सुनिए जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग कुछ दिन के लिए हमारे बेटे विवेक के पास चल चलें और वहीं से बेटी सावित्री और उसकी बेटी नेहा को भी बुला लें। आखिर दोनों एक ही शहर में रहते हैं और नेहा की स्कूल की छुट्टियां भी चल रही है। सब साथ मिलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना। सरोजा जी की आंखों में वो उम्मीद झलक रही थी जो सिर्फ एक मां की आंखों में हो सकती है। गोविंद जी, जो उस वक्त अखबार के पन्ने पलट रहे थे, हल्के से मुस्कुराए और बोले, तुमने सही सोचा भाग्यवान। चलो बच्चों से मिल लेंगे और रवीना को बार बार बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं अभी विवेक को फोन करके बता देता हूं। सरोजा जी की आंखों में एक संतोष था, जैसे उन्होंने अपने भीतर का एक बोझ किसी प्यारे फैसले के जरिए हल्का कर लिया हो। गोविंद जी ने फोन मिलाया। घंटी बजी, लेकिन उधर से म्यूजिक और लोगों की आवाजें आ रही थी। शोरगुल भरा माहौल। बेटा, लगता है तुम व्यस्त हो, बाद में बात करता हूं। हाँ पापा, दोस्त आए हैं, पार्टी चल रही है, बाद में बात करते हैं। फोन कट गया। सरोजा जी बाहर आई। क्या हुआ जी? विवेक ने कुछ कहा? गोविंद जी ने एक हल्की सी मुस्कान जबरन चेहरे पर लाते हुए कहा, अभी दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है, कह रहा था बाद में बात करेगा। कोई बात नहीं, तुम तैयारी करो, परसों निकलना है। लेकिन सरोजा जी की आवाज में हल्का संकोच था। बात हो जाती तो अच्छा होता, कहीं हम सब तैयारी कर लें और उसे समय ही न हो। गोविंद जी हंसे, लेकिन उस हंसी में भी कहीं एक चिंता छिपी थी। हम बेटे से मिलने जा रहे हैं, बेटा हमारे पास नहीं, तो फिर समय उसे निकालना ही पड़ेगा ना। अगली सुबह रविवार थी और गोविंद जी को लगा कि शायद आज विवेक से बात करना आसान होगा। उन्होंने फिर से फोन मिलाया। इस बार माहौल शांत था, लेकिन फोन पर एक अनचाही दूरी महसूस हो रही थी। विवेक बेटा, मैं और तुम्हारी मां कल सुबह ट्रेन से निकल रहे हैं और सावित्री भी नेहा के साथ वही आ रही है। सब मिलेंगे बेटा। विवेक थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पापा, आपने आज भी शायद गलत टाइम पर फोन किया। सिमी के ऑफिस के लोग घर पर आए हैं, थोड़ा असहज हो जाएगा। गोविंद जी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, हमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी करते, आपको नहीं पापा, हमें दिक्कत हो जाएगी। ये एक वाक्य जैसे किसी हथौड़े की तरह गोविंद जी के सीने पर आ गिरा हो। बगल में खड़ी सरोजा जी सब सुन चुकी थी। आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे, लेकिन उनके अंदर जैसे किसी ने एक समंदर उथल पुथल कर दिया हो। इससे पहले विवेक ऐसा नहीं था। क्या सच में शादी के बाद बच्चे बदल जाते हैं? क्या एक घर, एक बीवी, एक समाज बेटे से उसके मां बाप को छीन लेते हैं? रात को गोविंद जी ने खाना नहीं खाया, बस चुपचाप लेटे रहे। सरोजा जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब एक सवाल उनके चेहरे की शिकनों में दर्ज हो चुका था।
अब बेटी से क्या कहेंगी? कैसे समझाएंगी कि जिनके लिए पूरी जिंदगी खपा दी, वो आज उन्हें दिक्कत समझ बैठा है? सुबह की पहली किरण अभी खिड़की से झांक ही रही थी कि गोविंद जी की आंखें खुद ब खुद खुल गई। और वो नींद से नहीं, बल्कि बीती रात की बेचैन सोचों से भरे मन के कारण जागे थे। उन्होंने मोबाइल की स्क्रीन पर नजर डाली और उंगलियां कांप गई। विवेक का कॉल। सामने बैठी सरोजा जी की आंखों में हल्की सी चमक तैर गई। शायद बेटे की आवाज सुनकर सुबह अच्छी हो जाए। गोविंद जी ने धीरे से कॉल उठाया। हेलो। विवेक की आवाज उस तरफ थी, लेकिन आज उसमें कल जैसी बेरुखी नहीं थी। पापा, कल मैंने जल्दी में कह दिया था कि दिक्कत हो जाएगी। सिमी से बाद में बात की तो उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जरूर आइए, कोई बदलाव मत कीजिए। उस नरम आवाज ने जैसे एक पल के लिए कल की सारी चुभन को धुंधला कर दिया। सरोजा जी ने फोन लेकर तुरंत कहा, हाँ बेटा, हम आ रहे हैं, जल्दी मिलेंगे। लेकिन जब फोन रखा, गोविंद जी की आंखें अब भी खाली दिख रही थी। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद भीतर की आवाज कह रही थी, बहू को दिक्कत नहीं थी, पर बेटे को थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मन में ये बात दर्ज कर ली, शायद हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई। अब दोनों पति पत्नी ने अपने कपड़े समेटने शुरू किए। कपड़ों के साथ साथ उम्मीदों की भी तह लगाने लगे। थैले में सावित्री और नेहा के लिए छोटे छोटे उपहार रखे और बेटी को फोन कर बताया कि वे लोग निकल रहे हैं, तुम भी तैयारी करना। ट्रेन में बैठते हुए गोविंद जी ने विवेक को कॉल किया। बेटा, हम लोग सुबह 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है पापा, मैं स्टेशन आ जाऊंगा। अगर थोड़ी देर हो गई तो आप लोग वही वेट करिएगा। गोविंद जी ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक लंबा मौन छिपा था। कभी यही बेटा स्टेशन टाइम से पहले प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहता था। आज पहली बार थोड़ी देर हो सकती है जैसी बात कर रहा है। सुबह 6 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी। सरोजा जी की आंखों में एक प्यारी सी बेचैनी थी, बेटे को देखने की, उसके गले लगने की। पर नजरों ने जैसे ही प्लेटफॉर्म पर चक्कर काटना शुरू किया, विवेक कहीं नहीं था। गोविंद जी ने चिंतित होकर कॉल किया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं। सरोजा जी धीरे से बोली, एक बार फिर कॉल कीजिए, सिमी जरूर उठाएगी। और इस बार कॉल रिसीव हुआ। उधर से विवेक की आवाज थी, कौन? तुम्हारा पापा बेटा, हम स्टेशन आ गए हैं। ठीक है पापा, आप लोग बुकिंग काउंटर के पास आ जाइए, मैं आता हूं। दोनों पति पत्नी धीरे धीरे बैग उठाकर आगे बढ़े। बूढ़े हाथों में थकान थी, लेकिन दिल में उम्मीद का दिया अभी भी जल रहा था। कुछ देर बाद विवेक आया, लेकिन आज चेहरा मुस्कुराया, ना आंखों में वो चमक थी जो कभी मां बाप को देखकर आती थी। उसकी आंखें आधी नींद में थी, चेहरा थका हुआ और गुस्से से भरा हुआ। ना पैर छुए, ना कुछ पूछा, बस एक टैक्सी बुक की और बैठा दिया। पूरे रास्ते गाड़ी में सिर्फ खामोशी थी। शहर की चहल पहल बाहर थी और एक बेटे की बेरुखी अंदर गूंज रही थी। घर पहुंचते ही विवेक बिना कुछ बोले अंदर चला गया। सिमी, जो शायद उस वक्त सो रही थी, हड़बड़ाकर उठी और सीधा बाहर आई। सरोजा जी और गोविंद जी के पैर छुए। खुश रहो बहू। सरोजा जी के शब्द जरूर थे, लेकिन उनके पीछे जो खालीपन था वो छिप नहीं पाया। सिमी फिर अंदर चली गई। कुछ देर बाद विवेक बाहर आया और अचानक बोला, पापा, उस वक्त तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने फोन क्यों नहीं उठाया जब मैं स्टेशन पहुंचा? मैं इतनी सुबह उठा, आप लोगों को लेने गया, और आप फोन नहीं उठा रहे थे। आप भी अब लापरवाह हो गए हैं। ये शब्द जैसे किसी गर्म लोहे की तरह गोविंद जी के मन में धंसे। उन्होंने धीरे से सिर झुकाकर कहा, सॉरी बेटा, शायद स्टेशन पर आवाजें ज्यादा थी और इस उम्र में कान भी कम सुनते हैं। लेकिन विवेक की आवाज और तेज होती जा रही थी। जब खुद को संभाल नहीं सकते तो अकेले सफर क्यों करते हो? बाहर खड़ी सावित्री और नेहा सब सुन रही थी। गोविंद जी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने बेटे की बातें सुनते रहे, क्योंकि वो तमाशा नहीं चाहते थे, सिर्फ सम्मान चाहते थे। लेकिन जब बेटे की आंखों में भी अब सम्मान न बचा हो, तो एक पिता का खामोश रहना ही उसकी सबसे बड़ी लाचारी बन जाती है। दिन जैसे तैसे गुजरने लगा।
घर में 3 पीढ़ियां थी, लेकिन संवाद जैसे किसी कोने में सिसकिया बनकर बैठा था। विवेक और सिमी ऑफिस के लिए जल्दी जल्दी तैयार हुए। जाते जाते विवेक ने मां और बहन से कहा, मां, दीदी, आप लोग खाना खा लेना, मेड बना देगी। सिमी ने समझा दिया है उसे। ना उन्होंने साथ बैठने की कोशिश की, ना ये पूछा कि मां बाप थके हैं या आराम मिला कि नहीं, जैसे रिश्ते अब सिर्फ एक औपचारिक जिम्मेदारी भर रह गए हों। सिमी ने चाय बनाई और कप सरोजा जी, गोविंद जी और सावित्री को थमाए, फिर खुद भी बिना ज्यादा बात किए ऑफिस निकल गई। अब घर में सिर्फ 3 लोग थे, सरोजा जी, गोविंद जी और सावित्री की बेटी नेहा। नेहा की उम्र भले ही छोटी थी, लेकिन उसके अंदर भावनाएं बड़ी गहराई से पनप रही थी। वो कभी नानी के साथ बैठती, कभी नाना जी के पास जाकर बालों में हाथ फेरती, कभी अपनी मां से पूछती, मम्मा, मामू इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? वो आपसे प्यार नहीं करते क्या? सावित्री आंखें झुका लेती, नहीं बेटा, वो बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा थक जाते हैं। लेकिन नेहा की मासूम आंखें ये झूठ पहचान लेती थी, क्योंकि बच्चों की आंखें झूठ नहीं देखती, महसूस करती है। शाम होते होते सब लोग फिर घर लौटे। थोड़ी ही देर में डाइनिंग टेबल पर खाना सजा था। रोटियां, दाल, सब्जी, चावल और रिश्तों की बिखरी भूख। सब खाने बैठे, लेकिन उस टेबल पर सिर्फ थालियां भरी थी, दिल नहीं। और तभी विवेक ने अचानक नेहा की तरफ देखकर कहा, बेटा, खाना अच्छे से चबाकर खाओ। जो धीरे धीरे चबाकर खाते हैं वो जल्दी गुस्सा नहीं करते। ये कहते वक्त उसकी आवाज में थोड़ा अपनापन था, शायद दिन भर की कड़वाहट के बाद एक नरम सुर। लेकिन नेहा ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर रोटी नीचे रख दी और बोली, मामू, मुझे लगता है ये सीख तो पहले आपको लेनी चाहिए, क्योंकि आज सुबह आपने नाना जी से जो कहा वो गुस्से में ही था ना। टेबल पर सन्नाटा छा गया। सावित्री ने तुरंत टोका, नेहा, ऐसे नहीं बोलते बेटा, माफी मांगो मामू से। लेकिन नेहा की आंखें इस बार डरी नहीं। उसने गंभीरता से कहा, मम्मा, पहले बड़ों को समझाओ, फिर मुझे समझाना। और वो चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद कर लिया। सावित्री की आंखें भर आई, भैया, मेरी बच्ची ने अगर कुछ गलत कहा हो तो माफ कीजिए। विवेक कुछ नहीं बोला, बस उठा और अपने कमरे में चला गया, बिना खाना खाए, बिना कुछ कहे। पूरा घर एक बार फिर चुप हो गया था, लेकिन इस बार उस चुप्पी में एक बच्ची की मासूम सच्चाई की आवाज गूंज रही थी, जो शायद किसी गहरे सच को छू आई थी। अगली सुबह का वातावरण भी वैसा ही भारी था, चुप्पी, संकोच और ना बोले गए शब्दों की दीवारें। सिमी ने चाय बनाई और गोविंद जी को दी, फिर विवेक को चाय दी। लेकिन गोविंद जी ने देखा, आज विवेक ने चाय को हाथ तक नहीं लगाया। सिमी नाश्ता करने बैठी और तब गोविंद जी ने देखा कि विवेक खुद उसके लिए नाश्ता निकालकर परोस रहा था। इस दृश्य ने गोविंद जी को चौंका दिया। बेटा बहू की इतनी सेवा कर रहा है, लेकिन मां बाप के लिए वही बेटा एक शब्द तक नहीं बोलता। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन सरोजा जी ने आंखों से इशारा किया, मत कहो, बस देखो। वो इशारा था मां का, जो हर दर्द को अपनी चुप्पी में समेट लेना जानती है। सिमी और विवेक ऑफिस चले गए और थोड़ी देर बाद विवेक फिर अचानक घर लौट आया। चेहरा थका हुआ था, आंखें लाल थी और चाल में बेचैनी थी। वो सीधा मां के पास आया और बोला, मां, मुझे बुरा मत मानिए, लेकिन अब ये टीवी की आवाज, दीदी की बातें, नेहा की चहल पहल मुझे बर्दाश्त नहीं होती। सावित्री वही खड़ी थी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। भैया, अगर मेरी या मेरी बेटी की वजह से आपको परेशानी हो रही है तो हम लौट जाते हैं। मेरी बेटी थोड़ी शोर करती है, लेकिन क्या अब अपनों की आवाज भी शोर लगने लगी है? वो रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। उधर पूजा कर रहे गोविंद जी, जो अब तक चुप थे, अचानक उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज में वो मजबूती जो सिर्फ एक टूटे हुए पिता के शब्दों में ही आ सकती है। गोविंद जी धीरे धीरे पूजा से उठे, लेकिन उनके चेहरे पर अब वो शांत मुस्कान नहीं थी जो हर वक्त मां बाप अपने बच्चों के लिए ओढ़े रहते हैं। आज उनकी आंखों में नाराजगी नहीं थी, पर जो दर्द था
वो किसी धार की तरह सीधा बेटे के आत्मसम्मान तक पहुंचने वाला था। उन्होंने विवेक की आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा, जब से हम इस घर में आए हैं, मैंने बस एक बात महसूस की है कि अब हम इस घर में मेहमान हो गए हैं। ना हमारे आने से किसी को खुशी हुई, ना हमारे रुकने से किसी को फर्क पड़ा, और अब हमारी आवाज भी तुम्हें शोर लगने लगी है। विवेक कुछ कहने को उठा, लेकिन गोविंद जी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। रुको बेटा, आज मुझे बोलने दो, क्योंकि अगर आज मैंने नहीं बोला तो शायद उम्र भर ये शब्द मेरे सीने में कांटों की तरह चुभते रहेंगे। उन्होंने सरोजा जी की ओर देखा, जो चुपचाप रसोई में खड़ी थी, लेकिन उनकी आंखों से आंसू अब भी रुक नहीं रहे थे। बेटा, तू आज जिस ऑफिस में बैठता है, जिस घर में रह रहा है, जिस आराम में सांस ले रहा है, उसकी नींव हमने अपने सपनों से डाली थी। जब तू बच्चा था, तेरी फीस भरने के लिए हमने अपनी जरूरतें टाली। तेरे नए जूते आते थे तो हम पुराने पहन लेते थे। तेरी किताबें बदलती थी, लेकिन हम वही अखबार बार बार पढ़ लेते थे। तू बड़ा हो, सफल हो, बस यही ख्वाहिश थी। गोविंद जी की आवाज कांपने लगी, लेकिन फिर उन्होंने अपनी आंखों की नमी पोंछी और कहा, और आज जब तू बड़ा हो गया है तो हम तेरे लिए दिक्कत हो गए हैं। घर में ऐसा सन्नाटा छाया जैसे दीवारें भी शर्मिंदा हो गई हों। तेरी मां, जिसने कभी अपना निवाला रोककर तुझे खिलाया, तेरे बुखार में रात रात भर जागती रही, आज उसके लिए तेरे पास समय नहीं है। विवेक की आंखें झुक गई। और मैं, जिसने तुझे गिरते हुए हर बार संभाला, आज तेरी आवाज में वो गर्मी नहीं सुन पा रहा जो कभी मेरे पापा कहने में गूंजती थी। गोविंद जी की आवाज भरे गले में अटकने लगी। बेटा, अगर हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई हो, अगर हमने तुझे इतना सिर उठाकर चलना सिखाया कि तू झुकना ही भूल गया, तो माफ कर देना। लेकिन हम तुझे ताना देने नहीं आए हैं, बस ये याद दिलाने आए हैं कि हम अभी जिंदा हैं, और मां बाप जब तक जिंदा रहते हैं सिर्फ बेटे का भला ही सोचते हैं। सरोजा जी पीछे से आकर धीरे से बोली, गोविंद जी, बस कीजिए। हमारा बेटा बुरा नहीं है, वो बस थोड़ा थक गया है, शायद भटक गया है, लेकिन उसकी ममता अभी मरी नहीं। गोविंद जी की आंखें बंद हो गई और विवेक एकदम स्तब्ध खड़ा रहा। जिस पिता ने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, आज उसके शब्द उसकी आत्मा को चीर रहे थे। वो चुपचाप अपने कमरे में गया, बिस्तर पर लेटा और तकिए में मुंह छिपाकर बस एक बात दोहराता रहा, मैं बुरा बेटा बन गया हूं, मैं बुरा बेटा बन गया हूं। उस दिन वो ऑफिस नहीं गया, ना किसी से मिला, ना बात की। शाम के करीब 4 बजे वो उठा, लंबा स्नान किया, इतना लंबा कि जैसे अपने भीतर जमे हुए गुस्से, अकड़ और उपेक्षा को खुद से धो देना चाहता हो, और फिर बिना कुछ कहे घर से निकल गया। बाइक स्टार्ट की और शहर की सड़कों पर यूं ही निकल पड़ा। उधर घर में एक बार फिर सन्नाटा था। सरोजा जी और गोविंद जी चुपचाप बैठकर बस यही सोचते रहे, क्या विवेक ने अभी समझा? सावित्री रसोई में चाय बना रही थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी। रात के 8 बजे दरवाजा खुला। विवेक और सिम्मी साथ आए। विवेक के हाथ में एक बड़ा डिब्बा और एक प्लास्टिक का बैग था। वो चुपचाप आया और सबसे पहले नेहा के सामने जाकर डिब्बा खोला और कहा, यह तुम्हारे लिए है बेटा। नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में जो नमी थी वो बता रही थी कि मासूमियत ने माफ कर दिया है। फिर वो बैग सरोजा जी को देते हुए बोला, मां, ये आपके लिए है। सरोजा जी चौंक गई। क्या है बेटा? मां, नई साड़ी है, लाल बॉर्डर वाली, वही जो आप हर पूजा में पहनती थी। सरोजा जी की आंखें भर आई। विवेक अब गोविंद जी के पास आया और उनके पास बैठकर धीरे से बोला, पापा, जो कुछ आज सुबह हुआ उसके लिए माफ कर दीजिए। गोविंद जी कुछ कहने को हुए, लेकिन विवेक ने उनका हाथ पकड़ लिया। पापा, जब मैं छोटा था और रोता था तो आप मेरे बाल सहलाते थे ना? आज मैं खुद से नाराज हूं। क्या आप आज भी मुझे वैसे ही सहला सकते हैं? गोविंद जी का चेहरा कांप उठा। उन्होंने बेटे के बालों में हाथ फेरा और वो बेटा जो अब तक कठोरता का चेहरा ओढ़े बैठा था,
एक मासूम बच्चे की तरह पिता के कंधे से लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। विवेक अब भी अपने पिता के सीने से लगा हुआ था, जैसे सालों से थमा हुआ कोई तूफान आज फूट पड़ा हो। जिस बेटे को कभी गोद में बिठाकर चलना सिखाया था, आज वही बेटा जीवन की सबसे बड़ी सीख रोते हुए मां बाप की गोद में पा रहा था। पापा, मां, मुझे माफ कर दो। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों को दुख देकर मैंने सिर्फ आपके नहीं, अपने संस्कारों का भी अपमान किया है। सरोजा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मां बाप का प्यार कभी खत्म नहीं होता। हमारा दिल सिर्फ दुखी होता है, तंग नहीं। हम तुम्हारे साथ हैं, जब तुम तकलीफ में थे तब भी, और अब जब समझदारी में हो तब भी। सिमी चुपचाप खड़ी थी, आंखों से टपकते आंसू बता रहे थे कि उसने भी महसूस किया है कि शायद वो भी कहीं ना कहीं विवेक की बेरुखी का हिस्सा बन गई थी। अब वो भी पास आई और सरोजा जी के पैरों पर झुक गई। मां जी, बाबूजी, आपने जो सहा उसके लिए माफी मांगने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आज से एक नई शुरुआत है जिसमें आप ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा होंगे। गोविंद जी की आंखों में भर आई नमी ने वर्षों का स्नेह एक पल में बहा दिया। बेटी, हमें माफी नहीं, बस अपनापन चाहिए, और आज वो हमें मिल गया है। विवेक ने तभी मुस्कुराते हुए सावित्री की ओर देखा। दीदी, अब तुम और नेहा यही रहोगी जब तक उसकी छुट्टियां है। अब ये घर सिर्फ हमारा नहीं, तुम्हारा भी है। सावित्री की आंखों में जो चमक थी, वो शायद वर्षों से उस भाई की तलाश कर रही थी जो आज वापस लौट आया था। नेहा दौड़ी और मामू के गले लग गई। मामू, अब आप गुस्सा नहीं करोगे ना? विवेक ने हंसते हुए कहा, अब तो मैं हर रोज तुम्हारे साथ कहानी सुनूंगा और खुद भी एक अच्छी कहानी बनूंगा। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। दो लोग एक बड़ा सा कार्टन लेकर खड़े थे। सिमी ने दरवाजा खोला। ये क्या है बेटा? सरोजा जी ने पूछा। मां, इसमें नया ऐसी है। मुझे पता है गांव में गर्मी में आप चैन से नहीं सो पाते थे। अब जब आप यही रहेंगे तो आराम भी चाहिए ना। सरोजा जी चौंक गई। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? हम तो बस कुछ दिन के लिए। विवेक ने तुरंत बात काट दी। मां, अब कुछ दिन के लिए नहीं, अब हमेशा के लिए। अब आप और पापा यही रहेंगे। जहां बेटा और बहू है, वहां मां बाप का भी हक है रहने का, प्यार से, इज्जत से। वो लम्हा जैसे सालों की दूरी को मिटा रहा था। उस दिन रात का खाना सबने साथ बैठकर खाया। कोई खामोशी नहीं थी, कोई सवाल नहीं था, सिर्फ मुस्कुराहटें थी, बातों की गर्माहट थी, और एक परिवार था जो अब दोबारा घर बन गया था। नेहा ने रोटी बनाते हुए सरोजा जी से पूछा, नानी, आप और नाना जी अब कहीं नहीं जाओगे ना? सरोजा जी मुस्कुराई। अब जहां अपनापन है, वही तो हमारा घर है बेटा। और दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यही से शुरू होती है। एक नई सोच, एक नई शुरुआत। क्योंकि मां बाप कभी रिटायर नहीं होते, ना उनकी ममता थकती है, ना उनका विश्वास टूटता है। पर क्या हम आज की इस भागती दुनिया में उनके एहसासों की कीमत समझते हैं? क्या आपने कभी अपने माता पिता से इस तरह का व्यवहार किया है, जानबूझकर या अनजाने में? क्या आप कभी उनसे माफी मांग पाए? या क्या कभी आपने महसूस किया कि कुछ शब्द बोलने में देरी हो गई? अगर हां, तो इस कहानी के नीचे कमेंट जरूर कीजिए। शायद आपकी कहानी किसी और का जीवन बदल दे। अगर ये सच्ची कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल स्टोरी हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे, जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। मिलते हैं अगली कहानी में, एक और सच्चाई, एक और रिश्ते की गहराई के साथ। जय हिंद, जय भारत।